नमस्कार, बीजीटी हिंदी के एक और विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लांजी क्षेत्र चर्चाओं में बना हुआ है और इस वक्त इस पूरे मामले पर, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि मौजूद है। आइए सीधा रूबरू कराते हैं किशोर समृद्धि से। पहला सवाल मेरा आपसे, बताएंगे जिस तरह से ये जो कारोबार चल रहा था इसको आप किस तौर पर देखते हैं, और अब फिर से ये जानकारी आ रही कि इस कारोबार में कुछ और भी आरोपी है जो अभी तक पुलिस हिरासत से बाहर है। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ एक गैंग को पकड़ा है, दूसरी और तीसरी गैंग अभी पुलिस के हाथ में नहीं आई है। दूसरी बात, आरबीआई के रूल्स आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स पता होना चाहिए कि कहीं पे भी सरकार की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें पैसा 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में डबल हो जाए। अगर इतना आसान होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपना पैसा दे देती, भारत सरकार, राज्य सरकार इनको पैसा दे देती, जिला प्रशासन इनको पैसा देता डबल करने के लिए। तो ये लोग जिस तरह का काम कर रहे थे, लोगों को तो, जो छोटा तबका है जो कानून नहीं जानता है, उसे तो लग रहा था कि उनको डबल फ़ायदा हो रहा है, डबल पैसा मिल रहा है, तो प्रशासन को क्या पड़ी, क्यों कार्रवाई कर रहा है। सवाल है कि जो चीज़ कानून में नहीं है, जिस चीज़ का कानूनी प्रावधान नहीं है, अगर वो पैसा आपने डबल कर लिया, सपोज़ 1 करोड़ रुपये आपने डबल कर लिया और किसी बैंक में जमा करने जाओगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि भाई 2 करोड़ रुपये कहाँ से लाया, आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो वो पैसा तो रद्दी हो गया, वो तो कचरा हो गया, उसमें तो जो पैसा रखेगा उसको भी जेल जाना है। तो इस तरह का जो काला कारोबार कर रहे थे और काफ़ी दिनों से कर रहे थे, तो इनके खिलाफ प्रशासन से ये कैसे बचे रहे इतने साल, एक बड़ा सवाल है। और इतनी सारी जनता इनके झांसे में आके, जिनने पैसा डबल करने के लिए जो पैसा दिया है, और इतने सारे लोग इसके शिकार हुए, बड़ी गंभीर बात है। कानूनी कार्रवाई जारी है, लगातार हम देख रहे हैं। अभी तक न्यायालय की ओर से आरोपियों को बेल नहीं मिल पा रही है, लगातार प्रयास आरोपियों की ओर से किए जा रहे हैं। इसके बावजूद एक चीज़ हम देख रहे हैं कि फिर से कुछ छुटभैये लोग करने की जानकारी आ रही है। देखिए, अभी मुझे खबर मिली है कि जुनेवानी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग खरे गाँव में काम कर रहे हैं, कुछ लोग भाने गाँव में काम कर रहे हैं, और करीब करीब मैंने आपसे बताया इस काम से जुड़े हुए करीब 2500 एजेंट हैं। तो प्रशासन के पास पूरी सूची है, पुलिस के पास सूची है, और पुलिस के पास भी जानकारी है, उसका भी LIB लगा हुआ है, उसका भी IB जो भारत सरकार की संस्था है उसने भी सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तो प्रशासन ने एक पक्षी कार्रवाई की, एक तरफ कार्रवाई की, सिर्फ एक पार्ट गोले गाँव को टारगेट बनाया, लेकिन जो बाकी गाँव है जहाँ पे चल रहा था, जैसे जुनेवानी को टारगेट नहीं किया, भाने गाँव को टारगेट नहीं किया, खरे गाँव सिरे गाँव को टारगेट नहीं किया। इस तरह के जो गांव हैं जहाँ पे लोग मतलब मशीनें लगा के और टेंट लगा के लोग काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं डबल करने का, कि आप 50,000 2 लाख कर देंगे, 2 लाख 4 लाख कर देंगे। तो ये तो टोटल इलीगल और ब्लैक मनी का कारोबार है। ये पूरा का पूरा ब्लैक मनी, धन शोधन का मामला है। तो इस मामले में प्रशासन को गंभीर धाराएँ लगा के इनको सबको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि जनता के अंदर जो झूठ फैला हुआ है, जो लालच फैला है, वो ख़त्म हो। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक सवाल बार बार जहन में उठ रहा है लोगों के, और ये जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जिन लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद, संपत्ति, गोल्ड हो, मवेशी हो, या और भी अन्य प्रकार की जो भी संपत्ति के इंक्लूडिंग जो भी दायरे में आता हो, इनको बेच पर जिन लोगों ने विश्वास से पैसा लगाया था, उनका पैसा आखिर कैसे वापस होगा। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मैं नैतिक जिम्मेदारी आपको बोलता हूँ। जो जिले का जिला अल्प बचत अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की योजनाएं कैसी चल रही है, अल्प बचत की योजनाएं कैसी चल रही है, फिक्स डिपॉजिट आ रहा है नहीं आ रहा है, लोग पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। जब उसको शिकायत मिल गई तो उसने इस पूरे मामले में ध्यान क्यों नहीं दिया, और लोग लगातार अंधे होकर अफवाह में आकर कि भाई यहाँ पैसा डबल हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले के लोग समझ लो, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग तक के लोग हैं, महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा, नागपुर तक के लोग हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, 4-5 जिलों के यहाँ पे लोग हैं। लांजी के तो लगभग सर्वाधिक लोग यहाँ पे लिप्त हो गए, कई अधिकारी कर्मचारी लिप्त हो गए। तो मेरा कहने का मतलब, जब इतने सारे लोगों का पैसा डूबा है और सरकार सोती रही, वो तो ठीक है कि अभी जो नया जो प्रशासनिक अमला आया है उसमें SP है, कलेक्टर है, और मैंने फिर भी कहा था कि जो अपने यहाँ का जो DGP है सुधीर सक्सेना, उसकी पहली पोस्टिंग थी लांजी में, लांजी LDOP से उसकी नौकरी शुरू हुई, और जब उसके पास खबर गई कि भाई यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, तो उसने SP के ऊपर प्रेशर बनाया और
उसके बाद फिर कार्रवाई हुई। सवाल ये उठता है कि यहाँ का जो लोकल एमएलए है 8 साल से वो भी चुप है। एक विधानसभा लगाई उसने, विधानसभा लगाने के बाद भी उसने कार्रवाई पे कोई बहुत रोल नहीं किया था, हाथ पे हाथ धरी बैठी थी। दूसरा, यहाँ का जो बीजेपी का एमएलए जो जिला अध्यक्ष है, उनके घर के सामने कारोबार चल रहा था, तो ये सब लोग शांत बैठे। दूसरा, जो जनता है, जनता को तो लोगों ने भ्रमित कर दिया, तो जनता तो भाग रही बैंक को। उसको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ के सरकार के बैंक पड़े हैं और उनके एजेंट उनको वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, चेक दे रहे हैं। मतलब जो कारोबार कर रहे हैं उनके नाम के चेक नहीं है, उनके जो एजेंट जो पैसा ले जा रहे हैं वो अपने नाम का चेक दे रहे हैं। मतलब समझ लो 2 से 3 लाख लोगों के चेक होंगे। एक्सिस बैंक का जो मैनेजर है, ICICI बैंक का मैनेजर है, PNB का मैनेजर, ये कैसे इतनी सारी चेक बुकें जारी कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक का मैनेजर है, कैसे चेक बुकें जारी कर रहे हैं? इनको पता हो ना, इतनी सारी चेक बुक कैसे आप 2-2, 3-3 लाख चेक बुक एक अकाउंट में आप जारी कर रहे हो? तो इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जो जनता है, जनता से पैसा दिलाने। एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, अल्प बचत अधिकारी की भूमिका पर संदिग्ध भूमिका आपने बताई, साथ में बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया, लेकिन तत्कालीन जो कलेक्टर और SP रहे हैं, जो कि यहाँ पे 2.5 साल 3 साल तक पदस्थ रहे हैं, उनके 7 साल से जब कारोबार चल रहा था तो उनके ऊपर भी कोई जवाबदारी नहीं बनती शासन प्रशासन की, इनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्यवाही? 7 साल से जब ये कारोबार चल रहा था। देखिए, एक बात बताएं आपको कि तत्कालीन कलेक्टर SP इनके घर जाते थे, उनके घर में छापे की कार्रवाई करने के हिसाब चाय पी के जाते थे, पैसा लेके आते थे। लांजी, किरनापुर, हट्टा, मतलब आपका कहना है इनकी मिली भगत से सब चल रहा था? उनकी मिली भगत चल रहा था। लांजी, किरनापुर, हट्टा और बहला, ये 4 थानों के थानेदार, जिनको पता था कि यहाँ पे स्कॉर्पियो से भर के, गाड़ियों से भर के नोट आ रहे हैं, तो इन्हें नाकाबंदी क्यों नहीं की? उनको पकड़ने का काम क्यों नहीं किया? जो सरकार ने, अगर सरकार नहीं कर सकती थी, किसी बड़े नेता का मान के चलो दखल था, तो मामला CBI को देता। अभी आपने देखा चंडीगढ़ का एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। जब सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री जेल में जा सकते हैं, तो ये तो बड़े छोटे लोग थे। तो सरकार ने इसमें नकेल नाकाबंदी न करके सरकार ने इनको धन उगाही का जरिया बनाया। और बड़े मजे की बात कि यहाँ के जो 4 थाने थे, यहाँ पे आने के लिए थानेदार लोग रिश्वत दे रहे थे। 50 लाख रुपए का थाना बिक रहा था, 75 लाख का। मतलब आप मानते हैं कि सरकार की नज़र में भी ये जानकारी थी, लेकिन सरकार भी इसमें हाथ नहीं डालना चाह रही थी, इतने दिनों से बचा रही थी? भाई 2018 से 2022, 2014 से 2022 कितना हो गया? 8 साल। 8 साल में शिवराज की सरकार थी, 2 साल में कमलनाथ की सरकार थी। 1.5 साल कमलनाथ की सरकार। तो क्या ये दोनों सरकारों को नहीं पता था? ये गांव के छूते थे क्या? कोई पाकिस्तान के गांव है कि भारत सरकार को नहीं पता है? तो और बड़े मज़े की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का कार्यक्रम जारी किया कि कहीं पे भी काले धन का काम नहीं होगा, ब्लैक मनी का काम नहीं होगा। यहाँ पे 80,000 करोड़ का इतना बड़ा लोगों ने ब्लैक मनी का कारोबार किया है कि अब भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता। यदि उसे नहीं पता है तो 80,000 करोड़ आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही, मीडिया रिपोर्ट्स अलग आ रही, पुलिस की रिपोर्ट अलग आ रही है। मूल बात तो आप कोई 4,000 करोड़, वो सब छोड़िए, मुझे मालूम है। इसलिए मालूम है कि आप सिर्फ लांजी क्षेत्र को टारगेट थोड़ी, और मैंने आपको बताया 3 जिलों के 3 राज्यों के लोग हैं इसमें, तो बहुत बड़ा मामला है और सरकार के संरक्षण से चला है। सरकार से ये आंकड़े थोड़ी बताएगी इसमें। तो जो जब्ती भी वो उतना पर्याप्त थोड़ी है, जो जब्ती आपने दिखाई वो पर्याप्त थोड़ी है। और भी जो घरों में जो लोगों के घरों में जो कैश रखा हुआ है उसको भी तो भी आपको जब्त करना है। लोगों को आपको गांव-गांव में आपको अनाउंस कराना चाहिए कि भाई किन-किन लोगों के पैसे लगे हैं, उनको आप बुलाओ। 3-4 जिलों में आपको अनाउंस कराना चाहिए, अखबारों में ऐड देना चाहिए कि भाई साहब आप आइए, कहाँ से आपका पैसा लगा है, तब तो जाके पूरा मामला होगा। अभी तो प्रॉपर पुलिस ने तो इस मामले को ऐसा किया है जैसे कोई झंडी मुंडी पकड़ लेता है या छोटा मोटा सट्टा पकड़ लेता है। ये मामला नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा, ये मामला लांजी क्षेत्र से लांजी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम भी होता है। तो ये जो चिट फंडिंग से जुड़ा मामला हो जाता है, नक्सलवाद होने से टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यासीन मलिक अभी जो JKLF का जो जम्मू कश्मीर में लीडर था, उसको 25 लाख की टेरर फंडिंग में 20-20 साल की 2 बार सजा हुई। तो अब इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो पुलिस को इसमें चार्जशीट बेहतर तरीके से बनाना चाहिए। पुलिस अगर बेहतर तरीके से चार्जशीट बनाएगी तो इसमें बहुत सारे और आरोपी बढ़ेंगे, कई राजनीतिक लोग बढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे जो वाइट कॉलर लोग इसमें आएंगे, आरोपी आएंगे जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। वो एक जानकारी ये भी आ रही समृद्धि जी का, माना जा रहा है कि ये जब कारोबार यहाँ पे चल रहा था बड़े पैमाने पर BMW, मर्सिडीज़, Audi
आपका फॉर्च्यूनर और भी अन्य जो महंगी गाड़ियाँ जो कि कोरिया में बनती है, ऐसी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, थार जैसी गाड़ियाँ, कई एजेंटों को 250 से अधिक बुलेट बांटी गई थी। इतना बड़ा कारोबार, इस मामले में हम पुलिस के पास देख रहे हैं तो केवल 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, ना गाड़ियाँ जब्त हुई है, ना तो अभी तक उनके जो एजेंट थे जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, 2500 की संख्या आप बता रहे हैं। चलो 2500 ना हो, कम से कम 2000 तो हो, 2000 ना हो तो 1000 तो, अभी तो 11 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कितना आप भरोसा करते हैं, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ से इन लोगों ने अपने एजेंटों के लिए करीब 15 से 20 स्कॉर्पियो ने नई स्कॉर्पियो खरीदा है। छत्तीसगढ़ से 4 जेसीबी खरीदा है नगद कैश में। दूसरा, यहाँ पे BMW बोलेगांव है, बोलेगांव में एक BMW गाड़ी खरीदी गई, एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी गई, 2 ऑडी खरीदी गई। मोटरसाइकिलों की तो मैं समझता हूँ 300 साढ़े 300 मोटरसाइकिल का एक छोटा छोटा मैटर है, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ इन लोगों ने परचेज़ की। दूसरा, इन सारे लोगों ने अपने पासपोर्ट भी बना लिए थे, ये भागने की तैयारी में थे, इनके सबके पासपोर्ट बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ों को पुलिस एक बड़ा छोटे एंगल पे जांच कर रही है। जैसे एक बीट हवलदार है, इसका वो बीट हवलदार है, ये 11 लोगों की जो SIT मुझे दिख नहीं रहा है किस तरह से काम कर रही है। अभी कोर्ट से मुझे पता लगा कि कोर्ट से इनको अभी अनुमति हो गई है और कोर्ट से ने इनको पूछताछ करने के लिए और इनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए कोर्ट ने कह दिया है, पुलिस ने मांगी है। हाँ जी। तो इनकी प्रॉपर्टी में जो लेन देन का काम कर रहे थे, यहाँ के लोकल एजेंट जो इनको प्रॉपर्टी बिकवा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे मामले में तार नहीं जुड़ेंगे तब तक चार्जशीट। प्रॉपर्टी का जिक्र भी बार बार आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आरोपी बंद है जेल में वर्तमान में, जिस तरह से कारोबार कर रहे थे, जिस प्रकार से पुलिस ने अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध कानून के तहत में ये जो कार्रवाई की, इनकी अपार संपत्ति भी बताई जा रही है। लांजी से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक में इन्होंने कई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। लांजी जैसे क्षेत्रों में भी कई एजेंट थे रियल इस्टेट से जुड़े हुए, इनमें भी इनकी शेयरिंग रही है। आपके पास क्या जानकारी है? देखो, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ने रमेश अग्रवाल की खरीदी है, जो मिल खरीदा है, और उसमें एक यहाँ एजेंट का काम किया कमल किशोर क्वांडिल, एक नाम आया उसका, काफ़ी पुलिस के पास जो नाम है। ऐसे काफ़ी लोग इनको गोंदिया में कुछ प्रॉपर्टी इन्हें खरीदी, आमगांव में प्रॉपर्टी खरीदी। किसानों की सर्वाधिक ज़मीनें इन लोगों ने यहाँ पे खरीदी, करीब बहुत बड़ी तादाद में इन्हें ज़मीन खरीदी। तो ये सारी प्रॉपर्टी अटैच करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेच के ही फिर जनता का पैसा देने की सरकार। कानून में प्रावधान है, ये बात तो SP भी कह रहे हैं, कानून में है प्रावधान। हाँ, करेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी अटैच कर, प्रॉपर्टी इनकी पूरी अटैच करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन लोगों की कंपनी का जो इन लोगों ने जो फर्जी कंपनी बनाई है, उसमें जो ITR इन्हें दिखाया है, जो CA भी, इसमें CA भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि CA ने सब फर्जी कंपनी बनाई है, फर्जी ITR बनाया, क्योंकि ये बहुत छोटे लोग थे और इनके पास इतनी बड़ी नकदी और इतना बड़ा कारोबार कैसे कर सकते हैं। तो ये टेरर फंडिंग का भी और ब्लैक मनी का भी बड़ा बाजार है। तो इसके खिलाफ तो तगड़ी एक्शन होना चाहिए, तगड़ी कार्रवाई होना चाहिए तो सब लोगों के खिलाफ। डबल मनी इसके मामले में जो लोग प्रताड़ित हुए, जो लोग परेशान हुए, उनको लेकर आपने पिछली बार एक बात कही थी कि ऐसे लोगों की हम जल्दी मीटिंग लेने वाले हैं और उनके माध्यम से कुछ आगे की तैयारी करने वाले हैं। कहाँ तक बढ़ी है ये तैयारी? देखिए, मैं अभी इनका 30 तारीख तक तो वेट कर रहा था। इनकी जमानत की खूब हवा चल रही थी कि हरीश साल्वे आ रहा है, तो मनीष दत्त तो ठीक है, लेकिन वो अजय तिड़के और वो अमर डारे वाले केस में तो राजेश चंद वकील है जबलपुर में। दूसरा, अभी इनके 15-15 दिन का रिमांड है, 60 डेज इनका अभी चालान पेश होगा 60 डेज इसके बाद में। तो अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है और चार्जशीट जब पेश होगी उसके बाद फिर इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि जैसे ही हम इसमें मीटिंग बुलाएंगे तो लोगों को लगेगा इसकी तो जमानत हो रही है, हमको तो डबल पैसा मिलने वाला है, ये समृद्ध तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए खड़ा हो गया है, ज़बरदस्ती बैठक बुला रहा है। तो वही मैं देख रहा था कि हरीश साल्वे आ रहा है। इनको ये भी नहीं पता इनके समर्थकों की हरीश साल्वे ब्रिटेन शिफ्ट हो गया है। ये एक पाकिस्तान में जो बीच में मैटर पे हरीश साल्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे खड़ा हुआ था, उसकी जो फांसी को माफ़ करवाने के लिए। दूसरा, हरीश साल्वे मुझे नहीं लगता कि इस चीट फंड मामले में उसने अभी तक कोई मुकदमा लड़ा है, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल रहा हुआ है। दूसरा, चिट फंड के मामले में बड़े लायर भी हैं देश में, जैसे मिस्टर राजू हैं साउथ में, कल्याण बनर्जी हैं जो शारदा चिट फंड और नंदीग्राम और सिंगूर लड़े, तो इनको कुछ जानकारी है नहीं इनके समर्थकों को। और इसी मैटर पे जब इनका बेल नहीं हो पाएगी सपोज चार्जशीट के बाद, तो मैं फिर बैठक बुलाऊंगा, क्योंकि अभी कूदने का मतलब हुआ। कानूनी सलाहकारों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप भी सलाह दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप इनके सलाहकार बनना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं, मतलब मैं तो सॉलिसिटर जनरल पे जो इनने बात किया कि भाई मनीष दत्त क्रिमिनल लायर है,
मनीष दत्त के बारे में इनको पता नहीं कि भाई मनीष दत्त इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में केस लड़े। जैसे जबलपुर में याद होगा आपको, अपने यहाँ से सरदार राजन सिंह जाते थे लालू यादव जी का मुकदमा लड़ने, तो उनका जो बेटा है सुरेंद्र सिंह वो भी हमारा लायर है। अनिल खरे बड़ा लायर है, सीबीआई का लायर है, डॉक्टर सुनीला मकरों की सबकी बेल कराया। तो मेरा ये नहीं कहना, मेरा कहना है कि आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो, आपके बहुत से सलाहकार होंगे, करोड़ों रुपए लोगों ने आपसे लिया होगा, तो इतनी तो सलाह बनती है ना कि आपका कौन मुकदमा लड़ेगा, आप फंसोगे तो कैसे। सुब्रत राय का आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग उसके तरफ से खड़े होते। तो मेरा बोलने का मतलब है कि गलत अफवाहें फैला के इनके जो एजेंट हैं सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि जो गांव से जिन एजेंटों ने पैसा जमा करवाया है वो जनता उनके ऊपर प्रेशर न बनाए। मतलब जनता को भ्रम में रखना कि नहीं साहब वो जल्दी आ रहा है और आपका पैसा वापस करेगा, ये भ्रम पैदा करके जनता को शांत रखने का एक प्रयास है। ये भ्रम टूटेगा कब? ये भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि अब वो सारे लोग वापस आएंगे तो दोबारा तो काम कर नहीं पाएंगे, सरकार की उनके ऊपर पैनी नज़र होगी। दूसरा, इस इलाके में अभी ये मामला सीबीआई के पास जाएगा, ईडी के पास जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई काम ये लोग कर पाएंगे। लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि ईडी के पास जा रहा है मामला, सीबीआई के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अभी तो लोकल पुलिस ही मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है कोर्ट में, केवल पुलिस न्यायिक रिमांड ले रही है केवल। देखिए, आपको याद होगा कि शारदा चिट फंड का मैटर भी छापे की कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशन पे हुई थी, वहाँ डायरेक्ट सीबीआई भी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन किया था। इस पूरे मैटर में पहले ही पीएमओ में शिकायत जा चुकी है, डीजीपी ने भी भेज चुका है, होम सेक्रेटरी ने भेज चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो इस मामले में केंद्र सरकार भी थोड़ा सा राज्य सरकार की छवि से जुड़ा मामला है। राज्य सरकार की छवि से जुड़ा होने से इसमें लेट हो रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें ईडी और सीबीआई को आना पड़ेगा। और इसमें ये फेमा का भी मामला बनता है, क्योंकि इसमें विदेश तक मतलब क्या विदेशी मुद्रा विनिमय कानून, दूसरा ये पूरा हवाला से विदेशों तक इसका पैसा गया हुआ है। तो यहाँ जितने लोग लांजी में भी जैसे हवाला का कुछ लोग काम करते हैं, तो वो सब लोग भी इसमें आरोपी बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह आपने भ्रम फैलाया, जिस तरह का आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब की, तो इनके जो समर्थक हैं, इनकी वजह से इनके जो ये मामला और हाई प्रोफाइल हो गया, और जमानत में अब उनको और भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो हम लोग आएंगे, क्योंकि एक अकेला राज्य उड़ीसा जिसने चिट फंड में अपनी जनता का ध्यान रखते हुए करीब 1580 करोड़ रुपए उन्हें जनता को लौटाया था। कई चिट फंड कंपनियों ने, लोग बड़े पैमाने पर अनुमान लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से अपना पैसा जो भी हो 2000 4000 जैसे भी जमा किया, क्योंकि गरीबों ने भी लगाया बड़े पैमाने पर, अगर ये पैसा अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो बिल्कुल आत्महत्या करने की कगार पर आ जाएंगे। ऐसा हम सोच नहीं सकते, लेकिन ऐसी बातें चल रही है। इसको लेकर मतलब जिस तरह से अगर लोग ऐसा कदम उठाने पर अगर आतुर हो जाएंगे, तो इनके लिए किस तरह के जो संघर्ष करने की ज़रूरत होगी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक होने के नाते, तो आगे आप कैसा संघर्ष करना पसंद करेंगे लोगों के लिए? अभी आपने बालाघाट में देखा, एक परिवार में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। वो मामला भी इसी डबल मनी से जुड़ा हुआ मामला, सरकार उस मामले को दबा दिया गया। याद होगा, एक पिता और उसके 2 बच्चों ने गरीब भूखमरी से तंग आके बालाघाट में आत्महत्या कर ली। ये स्थिति हमारे क्षेत्र में बनेगी। हमारे इलाके में बहुत गरीब लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के और कई जेवर वेवर बेच के पैसा लगाया। तो इस पूरे स्थिति में हम जनता को इकट्ठा करेंगे और बड़े तरीके से फिर सरकार के सामने रखेंगे, ताकि सरकार इनके साथ जो अन्याय हुआ है, क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखे, तो हम सरकार पे पूरा प्रेशर बनाएंगे कि कोई किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारी जनता के साथ किसी तरह का अन्याय न हो और उन्हें उनका पैसा वापस मिले। तो ये तो थी डबल मनी स्कैम मामले की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा राजनीतिक, क्योंकि पूर्व विधायक है किशोर समृद्धि जी, और संभवतः इस बार वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी इस बार? देखिए, हमारी तैयारी, हमारा करीब 10,000 कैलेंडर हमने मार्च में ही बांट दिए थे क्षेत्र में बताने के लिए। हमारा शुरू से जो, हम लोग जातिवादी नेता है नहीं, तो हमारा जातिगत आधार भी नहीं है, तो हमारा आधार यहाँ पे डेवलपमेंट है। हमने शुरू से बोल के रखा है कि इस बार हम जीतेंगे तो लांजी को जिला बनाएंगे, लांजी को जिला बनाएंगे प्लस बालाघाट को कमिश्नरी बनाएंगे, संभाग बनाएंगे। लांजी में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस क्षेत्र में, और ये बेरोजगारी का नतीजा आपने देखा, वो डबल मनी जो है बेरोजगारी का। और महिला सुरक्षा बड़ा इशू है, गाँव में यहाँ शराब बिकती है, तो इन सब के खिलाफ हमको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
राजनीति में अक्सर हम देख रहे हैं, वर्तमान राजनीति परिदृश्य को हम देखें तो राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप किस तरह की राजनीति करना चाहेंगे? एक नीतियों की राजनीति होती है, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है, इनमें से किसको चूज़ करेंगे आप? देखिए, आप एक लाइन समझो, धर्म, जाति और भाषा में बटा हुआ देश कभी तरक्की नहीं करता। मैं जेल से चुनाव जीता था। श्रीलंका उदाहरण है। हाँ, कई देश उदाहरण है, कई देश तबाह हो गए। भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की जो पॉलिटिशियन हैं, जीवित आदमी के लिए ऐसे वोट मांगते हैं और काम मूर्तियों के लिए करते हैं, मंदिरों के लिए करते हैं। मेरा कहना, मंदिर और मस्जिद जो है हमारी आस्था का सवाल है, हमें विल पावर देने का काम, लेकिन काम तो हमें जनता के लिए करना पड़ेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल, उस पर अपने बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अभी लाइन क्षेत्र में जो डबल मनी का मैटर है, याद होगा आपको 2005-06 में जब लाइन क्षेत्र में बाढ़ आई थी, 30-31 गांव डूब गए थे। उस दौर में हमने लोगों की मदद की है, लोगों के लिए सामने आए, लोगों ने हमारा साथ दिया, हम जेल से चुनाव जीते। अभी भी स्थिति वैसी है, छोटे छोटे लोग बहकावे में आके जिन लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी एक तरह से वो रोड पर आ गए हैं। तो इन लोगों को पैसा दिलवाना, कैसे इनका पैसा वापस दिलवाया जाए, इनके पास चेक है, उस चेक की वैलिडिटी कैसी होगी, वो चेक की कीमत कैसे, सरकार कैसे तय करेगी, इनको कैसे पैसा दिया जाएगा, तो वो सब। कुछ लोग ऐसे लीडर हैं यहाँ पर जो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप संघर्ष करके, जनता के लिए संघर्ष करके लीडर बने और उसी के तहत आप आगे कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपके जनाधार को लेकर सवाल उठा रहे कुछ लोग, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मैं 10 साल तक चुनाव लड़ पाया। जब मैं 10 साल तक चुनाव लड़ पाया, तो जब मैं पहला चुनाव अपने भाई को लड़ाया था, तो लोगों ने कहा किशोर समृद्धि ने समर्थन दे दिया। मैं हेलीकॉप्टर से लड़ाया था अपने भाई को चुनाव, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उस पर भी तो सवाल उठे थे। तो मेरा कहना कि मैं क्यों तुम्हें समर्थन दूंगा? मैं तुम्हारे राष्ट्रीय नेता के खिलाफ मैंने मामला उठाया, राहुल गांधी के खिलाफ सुकन्या मामला उठाया, मैं क्यों किसी कांग्रेस को समर्थन? अभी बीच में मैंने अपनी मदर को चुनाव लड़ाया, फिर लोगों ने बोला कि हमने लाजी नगर पंचायत में हमने कांग्रेस को समर्थन दिए थे, तो वो तुम समर्थन देने, तुमने कहाँ हमको समर्थन दिया? कहा किस गली में आके तुमने खुल के हमारे लिए वोट मांगा जो समर्थन की बात कर? तो ये फर्जी लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। दूसरी बात, इनके पिताजी क्या सुभाष चंद्र बोस से बड़े क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी से बड़े राष्ट्रीय नेता थे। ये 2 कौड़ी के लोग इस क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कह के आप उनके शहीद पिताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके पिता को नहीं बोल रहा हूँ। उनको नहीं बोल रहा हूँ, उनके पिता को। शहीद पिता का एक अपमान? भाई तुम्हारे पिताजी शहीद ही नहीं तो अपमान का है? शहीद कहाँ हो गए? शहीद तो हुए नहीं। भाई सरकार ने कोई दर्जा, एक तो है ना, नक्सलियों ने नहीं, तो सरकार ने शहीद का दर्जा दिया क्या आपको? वो तो जब कानूनी रूप से, मतलब नहीं, सरकार का शहीद का दर्जा तो भारत सरकार देती है ना। भारत सरकार जब प्रमाण पत्र देगी कि हाँ साहब ये शहीद हुआ, तब आप शहीद माने जाओगे। शहीद ऐसे थोड़ी आप घर में मर गए और आपको शहीद बना दिया, आपने स्मारक बना दिया, वोट मांग लगे मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हुए। देखिए, देश में शहीदों का सम्मान होता है, देश के लड़ने वालों का सम्मान होता है। आप जातिगत नेता हो, आप एक छोटे से इलाके में नेता हो, आप मुट्ठी भर लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं पता नहीं, मुझे तो कुछ आपका दिखता नहीं है। ये जाति की राजनीति से लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे आप? बड़ा सवाल। देखिए, जाति की राजनीति आपको पता होना चाहिए। बालाहाट, मंडला, डिंडोरी, ये कालाहांडी की तरह जिले हैं। इनकी स्थिति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एक गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से क्या कहना चाहिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुके राज्य हैं ये। तो इन इलाकों का क्या है कि एक, जब तक आप इन इलाकों को डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव स्टेट की परिभाषा में नहीं लाओगे, मध्य प्रदेश अभी प्रोग्रेसिव स्टेट की परिभाषा में नहीं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सब प्रोग्रेसिव स्टेट है। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है? अभी बालाघाट जिला, यहाँ पे सर्वाधिक जो इसका इकोनॉमिक बेस एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघुवनोपज। उसके अलावा क्या है? यहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री नहीं है। तो इन सब इलाके को औद्योगिक क्षेत्र की ओर डालना पड़ेगा। इस इलाके में एजुकेशन हब इसको बनाना पड़ेगा। या यूनिवर्सिटी नहीं आप देखा इस पूरे ज़िले में, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो बहुत पीछे है। खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन सैंड, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सैंड और मिनरल्स की यहाँ पे बड़े पैमाने पर भरमार है, प्रचुर मात्रा। इसके बावजूद उसकी तस्करी यहाँ पे और माफिया लोग पनप रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो माफियाओं का संरक्षक है। यदि मुख्यमंत्री चाह लेगा तो माफिया 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जिले का कलेक्टर चाह लेगा, एसपी चाह लेगा तो माफिया 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जब पूरा सिस्टम, पूरी सरकार माफिया से बिके रहेगी तो उसके खिलाफ आप बोलोगे भी तो क्या होगा? तो इसके खिलाफ भी एक संघर्ष आपको बड़ी ताकत से करना पड़ेगा, तब जाके सब माफियाओं पे सब खत्म। और बहुत बड़ी बात नहीं इनको ख़त्म करना, लेकिन उसके लिए जनता जब हमें पावर देगी तब हम काम करेंगे। अभी तो हम जनता हमारे जनाधार पे, जनमत पे सवाल उठा। अभी तो हम 10 साल से चुनाव ही लड़े। जब चुनाव लड़ेंगे दिखाएंगे जनमत क्या होता है।
तो ये थे लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि, जिन्होंने बेबाकी से डबल मनी के मामले पर अपने विचार रखे। साथ में अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर उन्होंने अभी से संकेत देना शुरू कर दिए कि वे जनता के मुद्दों पर, जनता से जुड़े मामलों पर निरंतर राजनीति करते रहेंगे। लोग अगर उन्हें चुनकर संसद हो या विधानसभा में भेजते हैं तो ज़रूर नीतियों के माध्यम से उनका कल्याण, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। BGT न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। ठीक।